नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास की दुनिया जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, इसका अभ्यास 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप लोग। ओके, उसके बाद आता है खाली जगहों को भरें, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये 2 प्रश्न है, इसको देख लीजिए, उसके बाद चलिए इस सब को जानते हैं। 3 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर है वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। ओके, तो इसका उत्तर होगा शुरू से ही वन्य समाज की कबीलों में बांटा था। हर कबीला का एक मुखिया होता था। मुखिया के युद्ध में कुशल और शक्तिशाली होना अनिवार्य था ताकि वह अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सके। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 जो है वह है वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। ओके, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य आदिवासी सीधे साधे और सरल तथा ईमानदार होते थे। अपने सामाजिक जीवन में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं स्वीकार नहीं था। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 जो है 12वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। ओके, तो चलिए इसको जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन्य समाज का आर्थिक का आधार कृषि या झूम खेती में पारंगत थे। झूम को घूमते खेती भी कहा जाता है। खेती करते करते जब ये देखते थे कि जमीन कम उपजाऊ हो गई तो ये अन्य स्थान पर चले जाते थे और वहीं पर जंगल को जलाकर खेती शुरू कर देते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 जो है वह है 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया। ओके, तो ऐसे तो आदिवासी किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के विरोधी थे, लेकिन ईसाई सेवा का नाटक रचा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यों के सहारे इन्होंने ईसाइयों में पैठ बना ली। आगे हुआ, लेकिन तब तक ये बहुत आगे बढ़ चुके थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 जो है वह है भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को वनों के वंचित करना था। अब आदिवासियों वनों से लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेरो कबीला के आदिवासियों पलामू में रहते थे। 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में वहां पर चूड़ामन राय का शासन था। वह अंग्रेजों से मिला हुआ था और खुलकर आदिवासियों का शोषण करता था। चेरो लोगों ने सन 1800 ईस्वी में राजा के विरुद्ध खुला विद्रोह शुरू कर दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 है तमार विद्रोह क्या था। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा उराव जनजाति के आदिवासी छोटा नागपुर के तमार क्षेत्र में फैले हुए थे। ये लोग जमींदारों के शोषण से तंग आ गए थे। इसका परिणाम हुआ कि इन्होंने शासन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह तमार विद्रोह के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। विद्रोह सन 1789 में शुरू हुआ और सन 1794 तक चलता रहा। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 है चुआर विद्रोह के विषय में लिखे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुआर जनजाति के आदिवासी तत्कालीन बंगाल प्रांत के पश्चिम भाग मिदानपुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि
क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन 6 अप्रैल 1789 को अंग्रेजों ने रानी शिरोमणि को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और इन्हें कलकत्ता जेल में भेज दिया। फिर भी चुआर शांत नहीं हुए थे। भूमिज जनजाति के साथ गंगा नारायण के विद्रोह में शरीक हो गए। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 है, उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्र बिसोई का जन्म घुमसा क्षेत्र के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। वह अपने समय का एक बहादुर लड़का था। उड़ीसा का जन्म जाति के विद्रोह का भी काफ़ी महत्व है। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 है, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों को 1935 में कदम उठाया। तत्कालीन विधानसभा में जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की तथा इन्हें कुछ आरक्षण किया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से आदिवासी बहुल क्षेत्र को छांटकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से अलग कर एक झारखंड राज्य बना। ओके, चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर है, 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। ओके, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत का लगभग 25% भाग में वन है। इस वनों में निवास करने वाले को आदिवासियों कहा जाता है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका से थोड़ी ही कम है। आदिवासियों के जीवन के वनों से अलग कर नहीं देखा जा सकता। इनका अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति वनों के साथ घुला मिला है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी जैसे औषधियों, पशुओं के लिए चारा और कृषिगत औजारों के लिए ये वनों पर ही आश्रित है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 है, तिलका मांझी कौन थे, उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी एक संथाल नेता थे। इन्होंने न केवल अपने जमींदार का विद्रोह किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म संथाल परगना क्षेत्र में सुल्तानपुर के निकट गांव में 1750 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 है, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनकी क्या भूमिका थी। ओके, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1855 में संथालों द्वारा लिए गए विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह ने 1857 की क्रांति को भी प्रभावित किया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू गांव में हुआ था। वे आदिवासियों के गरीबी से बहुत चिंतित रहा करते थे। औपनिवेशिक शोषण में भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली और शोषण की नीतियों के समर्थक जमींदारों के प्रति उनके मन भारी आक्रोश था। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 और यह लास्ट प्रश्न है, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। ओके, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा वे कारण निम्नलिखित थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। अंग्रेजों को अपने शासन संचालन के लिए
वाहनों की आवश्यकता थी। उनकी छतों, दरवाजों, खिड़कियों आदि के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी। यह वनों से ही प्राप्त हो सकते थे। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।